नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराम है और मैं देहरादून के पास के ही एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं सबसे पहले अपनी जानकारी आपको देता हूं। मैं एक अनाथ हूं और मैंने अभी अभी 10वीं पास की है। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे। उस समय मैं 5 साल का था। मुझे मेरे पड़ोसियों ने पाल पोस कर बड़ा किया क्योंकि मेरे रिश्तेदार मुझसे मुंह मोड़ चुके थे। फिर मैं 8 साल तक एक अनाथ आश्रम में पला बढ़ा। वहां की जिंदगी कैसी होती है मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे ही मैं 13 साल का हुआ, एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। वहां से जो भी पैसे मिलते उससे मैं किराया भरता और छोटे से कमरे में रहने लगा था। वहां के मालिक ने मुझसे बहुत कम किराया लिया और खाना पीना भी दिया करता था, इसलिए मैं भी दुकान में मेहनत से काम करता था। वह इतना अच्छा था कि मुझे पढ़ने के लिए भी समय देता था। सुबह मैं स्कूल जाता और लौटकर दुकान में काम करता। शाम को पढ़ाई के लिए समय मिल जाता था और उसी से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मेरा दिमाग तेज था, इसलिए मैं कुछ ही घंटों में बहुत कुछ समझ लेता और स्कूल में अच्छे अंक लाता। लेकिन जब आपके सिर पर किसी का हाथ न हो तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता था। किसी तरह सिफारिश से कॉलेज में एडमिशन हो गई और गरीब कोटे में मुझे फीस भरने की भी जरूरत नहीं पड़ी। शायद वह पुलिस वाले जो मेरे पिताजी को जानते थे, उन्होंने मेरी मदद की। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मैं छोटी मोटी दुकानों में भी काम करने लगा ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। मैं हर तरह का काम कर लेता था, चाहे सफाई हो, अकाउंट्स देखना हो या कुछ और। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बैंक में जमा करता रहा। लेकिन कॉलेज में मेरी इज्जत नहीं होती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं एक पुरानी साइकिल से कॉलेज जाता था, जहां ज्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते थे। मेरे कपड़े भी साफ नहीं होते थे क्योंकि काम के चलते मुझे हफ्ते में सिर्फ एक बार ही कपड़े धोने का समय मिल पाता था। हर कोई मुझ पर हंसता, लेकिन मैं उसे अपनी मुस्कान से ढक देता। हमारी ये दुनिया बहुत क्रूर है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोग आपकी कद्र नहीं करते। मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता था क्योंकि कोई भी मेरे साथ बैठना नहीं चाहता था। एक दिन आतिशी नाम की लड़की, जिसने कॉलेज में नए नए एडमिशन लिया था, मेरे पास आकर बैठ गई। शायद वो मुझे नहीं जानती थी। मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। बाद में जब उसे मेरे बारे में पता चला, तब भी वो मेरे पास आकर बैठती रही। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि यहाँ घूमने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। मैंने उसे बताया कि मेरे गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी है जहां से पूरा आकाश नजर आता है, लेकिन वहां अंधेरे में जाना खतरनाक है क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां भूत दिखाई देते हैं। आतिशी ने तुरंत कहा कि उसे भूतों को देखना है और उसने मुझे पहाड़ी पर ले जाने के लिए मना लिया। मैं उसकी गाड़ी में बैठकर उसे पहाड़ी की ओर ले गया। हम शाम को वहां पहुंचे और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, वहां की ठंडी हवा और घने बादल हमें घेरने लगे। आतिशी ने कहा कि उसे भूत देखने हैं। उस पहाड़ी पर आवाजें आने लगी जैसे कोई पेड़ों के पत्तों को हिला रहा हो। हम दोनों बहुत डर चुके थे। आतिशी मुझसे लिपट गई और कहने लगी, अब वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिरकार हम वहां से लौट आए। उसने मुझे कॉलेज छोड़ा और मैं अपनी साइकिल लेकर वापस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में कुछ काम था। गांव वाले घर के अंदर मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे आसपास कोई है। मैं डरता ही जा रहा था। शायद जब आपके साथ दिन के वक्त ही कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपको डराए, तो रात को भी नींद नहीं आती। हर बार दिमाग सोचता रहता है कि कोई आसपास है। आसपास होने वाली हर आवाज को मैं भूत से ही जोड़ने लगा। कोई बर्तन गिरता तो मैं उसे भूत से जोड़ देता। आसपास कोई कुत्ता घूमता तो मैं उसे भी भूत से जोड़ देता। बिल्ली जो हर बार मेरे घर की टूटी हुई छत पर छलांग लगाती रहती, मैं उसे भी भूत से जोड़ने लगा था। पूरी रात डर डर कर निकली थी। मैंने अगले दिन कॉलेज गया तो आतिशी मुझ पर हंसने लगी। तुम रात को डरे थे? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने तो अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुला लिया था और कहानियां सुनाई कि मैंने भूत देखा।
आज फिर से जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं पहली घटना को भूल नहीं पा रहा, पर वह फिर भी वहां दोबारा जाना चाहती थी। आतिशी मान ही नहीं रही थी। दूसरी शाम भी हम वहां पर गए। अब हर रोज का काम हो गया था। हम पहाड़ी पर जाते, वह अपने साथ घटी घटनाएं बताती, और जैसे ही वहां पर धुंध सी आ जाती, बादल घिर जाते। हमें डर लगना शुरू हो जाता। आतिशी अब कम घबराती और भूतों को देखने के लिए और भी पेड़ों के पास जाने लगी। लेकिन आज हमने कुछ अजीब देखा। एक पेड़ के पास से आवाज आ रही थी। हमें ऐसा लगा हम जहां भी जाते वो चीज हमारे पास आ रही थी। आवाजें करीब से आ रही थी। तभी एक पेड़ के पीछे से काले कपड़े उड़ते दिखाई दिए। कोई औरत दिखी थी। उसने काले रंग का घूंघट ओढ़ा हुआ था। जैसे ही हमने उसका पीछा करने के लिए दौड़ना शुरू किया, वह घूंघट जैसे धुएं की तरह गायब हो गया। वहीं आंखों के सामने गायब हुई थी वो। हम दोनों डर गए और भागते हुए गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। उसके बाद भी ऐसा लगता रहा कि कोई आसपास है। आवाजें आती रहीं। आतिशी ने मुझे कॉलेज ड्रॉप किया और पहली बार मुझे किस किया। मैं भी सोचने लगा, क्या सच में वो मुझे पसंद करती है? मेरा दिल उस पर आ गया था। शायद उसका भी मुझ पर दिल आ गया होगा। अब हर रोज की तरह हम शाम को वहां जाते, बातें करते, और उसके बाद अजीब अजीब सी घटनाएं होती। हम डरते और वापस आ जाते। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। मैं सोचने लगा था कि मैं आतिशी से प्यार कर बैठा हूं और शादी भी उसी से करूंगा। लेकिन जैसा मैं सोचता था वैसा नहीं हुआ। कभी कभी वो मेरे साथ नहीं आती, कभी कभी वो कॉलेज नहीं आती और बताती भी नहीं थी कि कहाँ जा रही है। मैं उसे ढूंढता रह जाता। कॉलेज में एक ही तो दोस्त था जिससे मैं बात कर पाता था, और किसी से भी मैं बोलता तक नहीं था। हर कोई मुझ पर हंसता था। मुझे कारण नहीं पता था कि मेरी गरीबी पर हंसते हैं या मेरे कपड़ों पर। एक दिन जब मैं कैंटीन में बैठा हुआ था, एक लड़की ने कहा, अरे आतिशी उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है, तुझे पता है या नहीं? उस लड़के ने कहा, तू उसका नौकर है ना? ये सुनकर मैं उससे झगड़ा करने लगा। मैं किसी से लड़ता नहीं था, पर पहली बार आतिशी की इज्जत के लिए लड़ा। भले ही वो 4 लोग थे, लेकिन मैंने हिम्मत से लड़ाई की। उन सब ने मुझे बहुत मारा, पर मैंने एक एक को मुंह पर मारा था। उनके चेहरों पर निशान भी पड़ गए थे। वो चारों वहां से चले गए, लेकिन मैं पिटा हुआ भी खुश था कि कम से कम मैंने हर किसी को मारा तो सही। इसके बाद मैं सीधा रेस्टोरेंट की तरफ गया, यह देखने के लिए कि वो मुझे चिढ़ा रहे थे या इसमें कोई सच्चाई है। वहां आतिशी को एक लड़के के साथ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। क्या वह मुझे धोखा दे रही है? मैं सीधा उसके पास चला गया, लेकिन तभी इशिता को उस लड़के को किस करते हुए देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर उसके पास गया और उस लड़के को कॉलर से पकड़ लिया। फिर आतिशी से कहा, तुम मुझे धोखा दे रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी। आतिशी ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसका एक अलग रूप मैंने देखा। आतिशी ने मुझसे कहा था, तुम्हें थोड़ा सा भाव देना शुरू कर दिया तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगे। मुझे पहले से शक था। देखो, तुम जैसा मेरा बॉयफ्रेंड कभी बन ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे घूमते हैं मेरे पीछे। तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा लगता था क्योंकि तुम मुझे अच्छी अच्छी जगह घुमाते थे, इसलिए तुम्हें गाड़ी में बैठने देती थी, वरना तुम्हारे जैसे को गाड़ी में बैठने तक न देती। उसके इन शब्दों के बाद मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकला। मैं शांत हो गया और सच्चाई का तमाचा मेरे चेहरे पर पड़ चुका था। मैं जान गया था सच क्या है। मैं तो वैसे ही सपनों में खोया खोया रहता था और अब दोबारा से उसी सच्चाई को जान गया था। वहां से चुपचाप मैं बाहर की तरफ आ गया था, और अब करता भी क्या। उसके बाद मैं घर आ गया और रोता रहा था रात के 9 बजे तक। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं गया। मुझे शाम तक बस उसकी याद आती रही। फिर तीसरे दिन मैं कॉलेज गया था और आतिशी किसी और लड़के के साथ बैठी हुई थी, उसी तरह जैसे मेरे साथ बातें किया करती थी। अब वो किसी और के साथ बातें कर रही थी। कई लोग मुझ पर हंस रहे थे, कई मुझे उसका नौकर समझ रहे थे, और उसने हर किसी से यही कहा था कि उसने यहाँ पर एक नौकर रखा हुआ है जो उसे घुमाने के लिए है। वह एक गाइड चाहती थी और मैं उसका गाइड था। सब मुझ पर हंसा करते थे और मैं बहुत ज्यादा मायूस हो गया था।
पहली बार कोई लड़की मेरी दोस्त बनी थी, या कहूं पहली बार कोई मेरा दोस्त बना था। मैंने किसी को कभी दोस्त बनाया ही नहीं था और अब मुझे धोखा मिल गया था। मैं ना तो अब किसी को दोस्त बनाना चाहता था और ना ही किसी के पास जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे याद आने लगा कि कैसे मैं उसे पहाड़ी पर लेकर जाता था और उससे बातें करता था। वहां बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहते हैं जब आप बहुत ज्यादा मायूस हों तो वहां जाना चाहिए जहां सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं चल पड़ा था उसी पहाड़ी की ओर साइकिल से। मुझे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं साइकिल से उतरा और चलते चलते उस पहाड़ी के ऊपर आ गया। गाड़ी से ऊपर तक पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन साइकिल से ऊपर जाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर भी मैं उस छोटी पहाड़ी पर चढ़ा और वहां बैठा रहा। धीरे धीरे बादल नीचे की तरफ आने शुरू हो गए और वहां अंधेरा होने लगा। आज डर नहीं लग रहा था। जब इंसान मायूस हो तो डर लगता ही नहीं। भूत से भी कोई डर नहीं लग रहा था। वह कौन था? काले चोले वाला। उसके बारे में भी सोच रहा था। मैंने साइकिल एक तरफ लगाई, एक पत्थर पर बैठा और आकाश की तरफ देखने लगा। मैं आतिशी की बातें याद किए जा रहा था। फिर आसपास से आवाजें आने लगी, जैसे कोई आसपास आवाज कर रहा हो, चीजें हिला रहा हो, डराने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों पर छलांगे मारकर दूसरे पेड़ों पर जा रहा था, पर मैं डर नहीं रहा था। उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आज मुझे मरने से भी डर नहीं लग रहा था। बस मैं वहां बैठा रहा और आकाश को देखता रहा। कब वहीं पर मुझे नींद आ गई मुझे नहीं पता। सुबह 6 बजे उठा। मैं एकदम हक्का बक्का था। सूरज एक कोने से उग रहा था। रोशनी बढ़ चुकी थी। मैंने साइकिल उठाई और सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। मैं सोच रहा था कल यहीं पर सो गया, ठंड नहीं लगी। शायद मैंने मोटे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए यहीं पर सो गया। घर पहुंचकर सांस में सांस आई थी। रात को कुछ खाया नहीं था। आज कुछ न कुछ बनाना होगा, लेकिन सबसे पहले ब्रश करना होगा और मुंह हाथ धोने होंगे। जैसे ही मैं बाथरूम में पहुंचा, आईने के सामने अपना चेहरा देखा। मेरे चेहरे पर किसी ने पेन से निशान बना रखे थे। ये निशान किसने बनाए होंगे? मैं कहीं गया तो नहीं था, बस इस पहाड़ी पर गया था और यहाँ पर कोई निशान बना गया। कौन था ये? किसने ऐसा किया? मैंने देखा ये लाल पेन था। मेरी ही जेब से पेन निकाला गया और मेरे ही चेहरे के ऊपर निशान बना दिए गए। कौन हो सकता है ये? भूत प्रेत का काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि भूत प्रेत ऐसे छोटे काम नहीं करते। वो तो मारने की कोशिश करते हैं ना। ये किसने किया? कौन हो सकता है? अब मुझे वहां पहाड़ी पर दोबारा जाना था ताकि ये रहस्य सुलझा सकूं। पूरे दिन मैं इसी बारे में सोचता रहा। करूं तो क्या करूं? कॉलेज गया था पर पीछे बैठा रहा। आतिशी की तरफ देखा तक नहीं। वहीं बैठा बैठा सोचता रहा कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। उसके बाद शाम को काम के लिए चला गया। उसी होटल में बहुत ज्यादा काम किया और 7 बजे अंधेरा हो चुका था। घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन साइकिल फिर से पहाड़ी पर चढ़ा ली। ऊपर तक पहुंचा और उसी पत्थर पर बैठ गया। पेन दोबारा अपनी जेब में डाल लिया था। मैं सोच रहा था कौन है जो मेरे चेहरे पर निशान बना गया और मेरी नींद भी नहीं खुली? कौन हो सकता है? मैंने अपने साथ कुछ रोटियां भी रख ली थी। मैं देखना चाहता था कि कौन वो चीजें उठाता है। क्या वो मुझे परेशान कर रहा है या ये उसकी मस्ती करने की आदत है? वहां जाकर मैं खाना खाने लगा। आसपास से आवाजें फिर से आने लगीं, पर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। खाना खाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। मैं पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर लगाए हुए था कि अब निशान तो बनाएगा। मैंने सोचा मैं देखूंगा कौन है। थोड़ी देर में गर्दन पर हल्की हल्की गुदगुदी होने लगी। इतनी गुदगुदी हो रही थी जैसे हवा गाल को छूकर जा रही हो। मैंने सोच लिया था कि यह वही है जो निशान बना रहा है। हाथ बहुत नजदीक था, वो गर्मी में महसूस कर सकता था। पूरा ध्यान मेरा उसी तरफ था। अचानक मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही मैंने हाथ को गूंथ लिया था, किसी की कलाई मेरे हाथ में थी। मैंने आंखें खोल लीं। काले चोला पहने कोई था जो मेरी गाल पर निशान बना रहा था। मैंने वह कलाई पकड़ रखी थी और इतना तो जान गया था कि यह कलाई किसी लड़की की है। पतली सी कलाई थी। मैंने उसे खींचा और चोला उसके चेहरे से हटाने की कोशिश की तो यह कोई लड़की थी। गांव की लड़की लग रही थी।
उसने अंदर और कपड़े पहन रखे थे और बाहर काले रंग का चोला। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और हंस रही थी। उसने अपनी कलाई मेरे हाथ से छुड़ा ली और मैं उससे बोलने लगा, तुम मुझे बेवजह परेशान क्यों करती हो? यहाँ पहाड़ी पर आती हो और भूत बनकर डराती हो। वो हंसते हंसते कहने लगी, अच्छा तो 3-4 दिनों से तुम मुझे भूत समझने लगे थे। मैंने कहा, हाँ मैं तो समझ ही रहा था। पहले भी तो काले चोला पहने पेड़ के पीछे से तुम कैसे गायब हो गई थी? मुझे लगा था कोई चालाकी दिखाई थी। वो मुस्कुराती मुस्कुराती मेरे सवालों का जवाब देती रही। मैं भी उससे बातें करता रहा। अब हंसी मजाक में बात हो रही थी। मैं उससे पूछता, तंग क्यों किया करती हो? उसने कहा, यहाँ पहाड़ी के बिल्कुल पास नीचे की तरफ मेरा घर है। मेरे माता पिता काम करने के लिए शहर जाते हैं और हफ्ते भर के लिए मैं यहीं अकेली रहती हूँ। खाना मुझे दे दिया जाता है। मैं यहाँ घूमती फिरती रहती हूँ और जब मैंने देखा कि तुम यहाँ पहाड़ी पर आने लगे तो तुम्हें तंग करने के लिए आती थी। मेरे पिता कहा करते थे, लोगों को डराओ तो यहाँ कोई नहीं आता और हम सुरक्षित रहते हैं, इसलिए मैंने डराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो डरते ही नहीं। मैंने हंसते हंसते कहा, अच्छा काले चोला पहनकर पेड़ों पर उछलने से कोई डरता है क्या? कुछ करती तो सही, हमें मारने की कोशिश करती, चोट पहुंचाती, फिर तो डरकर भागते। वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये मैं क्यों करूंगी? मैंने तुम्हें डराने की कोशिश की, तुम डरे नहीं। फिर तुम उस लड़की के साथ आए थे। उस दिन देखा तुम मायूस थे। वो लड़की कहाँ है? मैंने मायूस चेहरे से कहा, वो लड़की मेरा मजाक बनाती थी। मैं गरीब हूं तो मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन वो मुझे नौकर समझकर यहां घुमाने लाती थी। वो भी कहने लगी, अच्छा तो तुम्हें भी बेवकूफ बनाया गया है जैसे और लड़कों को बनाया जाता है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे भी वैसे ही बेवकूफ बना दिया। अब हम हंसी मजाक में बातें कर रहे थे। वो अपने बारे में बता रही थी, नई नई सी कहानियां जो सुनने में बड़ी अजीब लगती थीं। बार बार वह मजाक में कह देती, मेरे पिता उड़ सकते हैं, मेरी माँ जमीन में समा जाती है। वह मुझे डराने की कोशिश कर रही थी और मैं हंसी में कहता, मैं तो पहाड़ों को अपनी छोटी उंगली से घुमा देता हूं। लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। इस पहाड़ी पर दूर से आती हुई एक गाड़ी देखी। ये गाड़ी आतिशी की थी और वह किसी और लड़के के साथ इस पहाड़ी की तरफ आ रही थी। सामने गाड़ी रुकी। आतिशी ने मुझे देख लिया। वो भागती हुई मेरी तरफ आई और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी जगह को तुम्हारी गरीबी खराब कर देगी, भागो यहाँ से। मैं अपने दोस्त के साथ आई हूं और अकेलापन चाहती हूं। जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं फोन करके अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और तुम्हें यहां से भगा दूंगी। और ये लड़की कौन है? अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है। कपड़ों से तो कोई भूतनी सी लगती है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके चेहरे को बिल्कुल लाल देखा था मैंने। वो लड़की, जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था, गुस्से में थी क्योंकि आतिशी मेरा मजाक बना रही थी। तभी टायर फटने की आवाज ने हम सबको डरा दिया और वो लड़का गाड़ी छोड़कर नीचे की तरफ भागने लगा। एक टायर नहीं फटा था, गाड़ी के चारों टायर एक एक करके फट गए। आतिशी भी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसकी मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन वो गाड़ी लेकर नीचे की तरफ चल पड़ी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती हुई वहां से निकल गई। वो लड़की बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। उसने कहा, दिया, मैं यही पीछे वाले घर में रहती हूं। कभी तुम्हें वो घर भी दिखाऊंगी। अगर सच में तुम्हें यह जगह अच्छी लगती है तो तुम यहां आ सकते हो। मैं तुम्हें नहीं डराऊंगी, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना। अब मेरी आदत बन गई थी यहां आने की। पहले आतिशी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब दिया के साथ बातें करने में बहुत मजा आता था और मैं ऐसे पसंद नहीं करता था। बस बातें करने के लिए इस पहाड़ी पर आ जाता और वो भी मुझसे बातें करती, नई नई कहानियां सुनाती जैसे कहीं से उसने सुनी हुई होती। वो जादूगरों की कहानियां सुनाती, पुराने जमाने की कहानियां सुनाती और उससे बातें करने में मजा ही बहुत आता था। समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। वहीं पर मेरे लिए वह फल लेकर आती, बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे फल, और मैं रात को अब फल ही खाने लगा था।
बातें करते हुए खाना खाता और कभी कभी मुझे वहीं पर नींद आ जाती। वो मेरी दोस्त थी, वह मुझे कभी तंग नहीं करती और अपने घर से कपड़े लाकर कब मेरे ऊपर रख देती ताकि मुझे ठंड न लगे, पता ही नहीं चलता। आसपास घर ढूंढने की कोशिश करता, मुझे घर मिलता नहीं। रात को मैं उससे कहता, मैं तुम्हारे घर जाना चाहता हूं, तो वह कहती, नहीं नहीं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम्हें घर नहीं लेकर जाऊंगी, कभी बताऊंगी जब तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा होगा। हर रोज की तरह उससे मिलने के लिए जाता। यह मेरी आदत बन गई थी। लेकिन 15 दिन बाद जब मैं उसके साथ वहीं पर बैठा बातें कर रहा था, एक गाड़ी ऊपर की तरफ बढ़ती आ रही थी। ये गाड़ी थी आतिशी की थी। उसकी गाड़ी में 3 और लोग बैठे हुए थे। वह सीधा गाड़ी हमारे करीब आई और आतिशी मेरी तरफ बढ़ने लगी। आज मुझे भी उस पर गुस्सा आ रहा था। मुझे तंग करने के लिए क्यों आई है? मेरी एक नई दोस्त बन गई है, इसलिए जलने आई है। लेकिन मेरे करीब आकर वह कहने लगी, तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? क्या कभी तुमने सोचने की कोशिश की मेरी गाड़ी के टायर कैसे फटे? तुम अगर मेरे नौकर रहते तो ज्यादा अच्छा होता। अब इस लड़की से चालाकी से दोस्ती बना रहे हो और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। इस जगह पर मैं आना पसंद करती हूँ तो यहाँ पर आऊंगी, भले ही तुम किसी भूतनी प्रेतनी को यहाँ पर ले आओ। उसे गाड़ी में कोई बैठा हुआ था जो इसे अपने काबू में कर सकता था। वहां गाड़ी के अंदर से कोई काले सूट में आदमी निकला। उन्होंने हाथों में अजीब सी चीज पकड़ रखी थी और जैसे ही वह झाड़ फूंक करने लगे, दिया को हिलते हुए देखा। मैंने कांपते हुए देखा। उन आवाजों से वह परेशान सी हो रही थी। बार बार उसके चेहरे पर बहुत झुर्रियां सी पड़ गई, जैसे वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही हो। उसके कानों में दर्द होने लगा और वह घुटनों पर आ गई। वे कुछ कर रहे थे जो उसे परेशान कर रही थी। मैं उसे परेशान देख नहीं सकता था। पहली तमाचा तो सीधा आतिशी के गाल पर पड़ा, जिसकी आवाज पहाड़ों में गूंज गई। वह एकदम चुप हो गई। अब दिया भी उठकर खड़ी हो गई थी। वहां वे फिर से मंत्र बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उससे पहले ही एक एक तमाचा उनके मुंह पर पड़ चुका था और उनके चेहरे सूज गए थे। अब वे लोग कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तब आतिशी कहने लगी, तुम पागल हो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं और तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूं, मेरी अपनी जिंदगी है, भागो यहां से। आतिशी बड़े गुस्से में उन सब के साथ गाड़ी लेकर वहां से जा रही थी। जाते जाते उसने कहा, अगर सच्चाई तुम्हें पता चली तो मेरे पास मत आना, शायद बहुत देर हो चुकी हो। उससे पहले इसे किसी आईने में देख लेना, तुम भी सच जान जाओगे। बस यही बोलते हुए वह गाड़ी लेकर वहां से निकल गई। मुझे नहीं पता आईने में देखने की बात क्यों कर रही थी। क्या है जो आईने में दिखेगा? अब सामने दिया भी मायूस खड़ी थी। नजरें मुझसे मिला नहीं रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने कहा, वो किस बारे में बात कर रही थी? क्या है जो आईने में दिखेगा? तुम्हारी कोई सच्चाई पता चलेगी, लेकिन आईने में क्यों? सामने से बताओ। वो घबराती घबराती कुछ बोल नहीं रही थी, जैसे शब्द उसके मुंह पर आते, लेकिन वो रोक देती। मेरी जेब में छोटा सा आईना था जो मेरे पर्स के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने अपना वॉलेट निकाला और आईने में अपना चेहरा देखा। फिर जैसे ही दिया का चेहरा आईने में देखा, मैं समझ गया था। वहां पर वह धुंधली सी धुएं के समान दिखी। बाहर उसका रूप कुछ और था और आईने में कुछ और, जैसे वो सच में भूत हो। मेरी टांगें कांप गई थीं और मेरे हाथ से पर्स गिर गया था। मैं पीछे हटने लगा। दिया भी मुस्कुराते हुए बोली, डरने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से जानती थी जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी मुझसे दूर जाने लगोगे। वो जैसे ही कुछ बोलती, मैं एक कदम पीछे हटा लेता। मैं जैसे ही कदम हटता, उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती। उसे लगने लगा था कि मैं उससे दूर जा रहा हूं। मुझे मनाने के लिए कहने लगी, देखो, मेरा भरोसा करो, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मेरा यकीन तो करो, मुझसे दूर मत जाओ। मैं जानती हूं यहां से एक बार चले गए तो वापस कभी नहीं आओगे। भरोसा करो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर नुकसान पहुंचाना होता तो कब का पहुंचा चुकी होती। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कदम वहां थामे था। मैं ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा डरता था।
एक डरपोक लड़का था, लेकिन आज मैं रुक चुका था। जानता था कि वह साधारण इंसान नहीं है, फिर भी उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, तुम्हें सच्चाई बताती हूं, यहां से जाना मत। मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं डायन हूं, लेकिन डायन भी इंसानों की तरह होती है। वह जो घर है वहीं उसके आसपास रहती हूं। मैं उसी घर के अंदर से आती हूं, किसी और दुनिया से आती हूं। रात के वक्त ही यहां पर आ सकती हूं, इसीलिए तुम्हें कभी दिन के वक्त नहीं देखी। मैं सबको डराया करती थी, लेकिन तुम कभी डरे ही नहीं। धीरे धीरे कब तुमसे दोस्ती हो गई पता ही नहीं चला, लेकिन अब मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। इस दुनिया में तुम ही हो जो मेरे अकेले दोस्त हो, उसके सिवा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। मैंने भी कहा, तुम ही तो हो मेरी दोस्त, तुम्हारे सिवा मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, क्या तुमसे दोस्ती सही होगी? क्या तुम मुझे मार तो नहीं दोगी? उसने कहा, भरोसा करो, मैं वादा करती हूं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब मैंने कदम आगे बढ़ा लिए। उसी पत्थर पर बैठे मैं उससे पूछ रहा था, सच बताओ, क्या कहानी है? उसने भी पूरी सच्चाई बताई थी। उसने कहा, मैं श्राप से बंधी हूं, इस दुनिया में मैं दिन की रोशनी नहीं देख सकती। तुम लोग भी हमसे बहुत डरते हो, हमें भूत प्रेत समझते हो, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। भूतों की अलग, चुड़ैलों की अलग, सबकी अलग अलग दुनिया होती है। बाकियों का नहीं पता, लेकिन हमारी एक दुनिया होती है। डायन हमेशा अपने घर के आसपास रहती है। तुमने सुना होगा, उनके पास एक घर होता है, टूटा फूटा सा। वे उस घर के अंदर जाती हैं, गायब हो जाती हैं। मैं भी उसी घर के अंदर से जाती हूँ। हमारी एक अलग दुनिया है। क्या तुम मेरी दुनिया देखना चाहते हो? मैं डरते डरते कहने लगा था, दुनिया? क्या मतलब? तुम मुझे कहीं और लेकर जाओगी, लेकिन वहां मुझे फंसा तो नहीं दोगी? उसने कहा था, नहीं, मैं तुम्हें अपनी दुनिया जरूर दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मेरा यकीन करो। तुम मेरे घर आना चाहते थे ना? चलो, मैं तुम्हें घर दिखाती हूं। मेरे घर में अगर तुम एक रात रुके तो जो सूरज चढ़ेगा वह दूसरी दुनिया का चढ़ेगा, और उस घर से बाहर आते ही तुम दूसरी दुनिया में होगे। लेकिन कुछ नियम है। किसी से बात मत करना। यह डायनों और जादूगरों की दुनिया है। वहां डायन जादूगरों से शादियां करती हैं, और कोई इंसान उस दुनिया में नहीं आता। जिस तरह से तुम इंसान हमें यहां आने नहीं देते, उसी तरह हम भी तुम्हें वहां पर आने नहीं देते। उस घर में एक दरवाजा है जो दूसरी दुनिया में जाने का होता है, लेकिन जिसका घर है उसकी इजाजत के बिना तुम उस दुनिया में नहीं जा सकते। उसी तरह बिना इजाजत तुम उस दुनिया से यहां भी नहीं आ सकते। मैं वहां लेकर जाऊंगी और वापस तुम्हें यहां लेकर आऊंगी। क्या तुम जाना चाहोगे? मैं उस पर यकीन करने लगा था। एक ही तो दोस्त थी, भले ही वह डायन ही क्यों ना हो। मैंने हामी भर दी। यह रात के 10 बजे का समय था जब मैं उसके घर की तरफ बढ़ चला। उसे पहाड़ी से एक तरफ नीचे जाने का रास्ता था। यह पगडंडी सी थी। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, टूटा फूटा लकड़ी का घर दिखा। उसने कहा, इसमें पलंग लगा हुआ है, यहीं पर सोना होगा। कल का सूरज दूसरी दुनिया का उगेगा। मैं उस पर भरोसा करके उसी घर के अंदर चला गया। घर अंदर से बहुत साफ सुथरा था। कई पलंग लगे हुए थे, छोटे छोटे अजीब तरह के पलंग। बहुत सारा सामान पड़ा था। वह एक पलंग पर लेट गई और मैं दूसरे पर लेट गया। वहां कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 मिनट बीत गए या फिर पूरी रात। बाहर रोशनी निकल आई थी। वह मेरे सामने खड़ी थी और मैं एकदम से घबरा गया। उसने कहा, चलो, मेरी दुनिया देखने का समय आ गया है। यह अगला दिन हो चुका है। जैसे ही हम घर के बाहर गए, मुझे कुछ अलग नहीं लगा। सामने सूरज निकला हुआ था, वैसे ही पेड़ थे। मैंने कहा, दूसरी दुनिया? मैंने सोचा था कि यहां उड़ते हुए जादूगर होंगे, डायने बड़े बड़े झाड़ू पर उड़ रही होंगी, लेकिन यहां तो कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने हंसते हुए कहा, देखो, यहां क्या दिखता है। हम पहाड़ी के ऊपर गए और मेरी साइकिल वहीं पड़ी थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन साइकिल जैसे जमीन से चिपक चुकी थी। उसे चलाया ही नहीं जा सकता था। उसने कहा, यह साइकिल तुम चला नहीं पाओगे इस दुनिया में। तुम्हारी दुनिया की चीजें तो नजर आती हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मैं यहां दिन के वक्त घूम सकती हूं। तुम्हारी दुनिया में सूरज हमें मारने लगता है। इसके बाद हम पहाड़ी से नीचे उतरे और शहर की तरफ बढ़े। सफर लंबा था,
लेकिन शहर पहुंचने पर मैं हैरान रह गया। यह मेरा शहर था ही नहीं। देहरादून ऐसा नहीं है। अजीब अजीब से लंबे लंबे झोपड़े, पीले रंग के घर, हरे रंग की झोपड़ियां जो आधी जमीन के अंदर ढंसी हुई थीं। अंडरग्राउंड घर बने हुए थे। पेड़ों के ऊपर बड़ी बड़ी झोपड़ियां लटक रही थीं, जैसे पक्षियों के घर हों। वह लोग साधारण लग रहे थे, लेकिन साधारण नहीं थे। अजीब अजीब सी बिल्डिंग्स और लोगों के हाथों में भी अजीब चीजें थीं। उनके जूते जैसे हवा छोड़ते हो और वे थोड़ा थोड़ा उड़ते थे। सड़कें खाली थीं। मर्द उड़ रहे थे, जबकि औरतें जमीन में समाकर दूसरी तरफ से निकल जाती थीं। कुछ के अंदर से शक्तियां निकलती, जैसे वे पौधे बन जाती। दिया मुझे समझाते हुए कह रही थी, किसी से बात मत करना, मैं तुम्हें यह शहर घुमाऊंगी, फिर हम वापस चलेंगे। यहाँ खतरा है, अगर किसी को तुम्हारी पहचान नहीं पता चली तो तुम सुरक्षित रहोगे। हम आगे बढ़ते रहे और मैं हैरान होता रहा। जितने भी लोग वहां थे उन सभी में अजीब शक्तियां थीं। दिया बहुत खूबसूरत थी। जितनी भी लड़कियां और औरतें थीं वे भी बेहद खूबसूरत थीं। जादूगर सूट पहने हुए थे और उड़ रहे थे। मैंने खुद को थोड़ा असामान्य महसूस किया। हम बाजार में घूमे। रिया ने बड़ी बड़ी लकड़ी की बिल्डिंग्स दिखाई जो बार बार अपने आकार बदलती थीं। कभी 3 मंजिला हो जाती तो कभी 8 मंजिला। वहां की हर चीज हिल रही थी, घर, पौधे, सब कुछ। मैं सोच रहा था, ये कहां आ गया हूं। दिया ने कहा, पूरा दिन घूमेंगे, फिर शाम को घर की तरफ चलेंगे, रात यहां बिताओगे और फिर दिन में अपनी दुनिया में चले जाओगे। मैं उत्सुक था, लेकिन डर भी लग रहा था। दोपहर तक सब ठीक था, लेकिन फिर गड़बड़ हो गई, जिसके बारे में दिया को भी अंदाजा नहीं था। एक जादूगर जो दिया को पसंद करता था हमें देख रहा था। उसने मेरी तरफ आग का गोला फेंका। दिया ने वह गोला रोक लिया, लेकिन अब समझ गई थी कि झगड़ा होने वाला है। वह उस जादूगर से भिड़ गई और मैं पीछे छिपने लगा। जादूगर गुस्से में था, बार बार दिया से कह रहा था, तुम इसे कहां से लेकर आई हो, इंसान यहां नहीं आ सकते। अब भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सब कहने लगे, इंसान यहां आया है। दिया ने मेरा हाथ पकड़ा और पहाड़ी की तरफ भागी। वो मुझे उस घर में ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी रात होनी चाहिए थी, तभी मैं अपनी दुनिया में वापस आ सकता था। भीड़ हमारा पीछा कर रही थी और जादूगर मुझे मार डालना चाहता था। हम पहाड़ी पर पहुंचे। दिया लड़ रही थी, लेकिन वो सब अब हमें अलग करना चाहते थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और दिया को खींच कर ले जाने लगे। बेहोशी की हालत में मैंने उसे पुकारा, लेकिन आखिरी शब्द थे, इंतजार करना, बस इंतजार करना। जब मेरी नींद खुली मैं उस घर में था। मैं भागकर बाहर गया। दिन हो चुका था। मैं वापस देहरादून में था। मैं दिया को बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने पूरी रात उसी झोपड़ी के पास बिताई, लेकिन वह फिर कभी नहीं आई। मैं अपनी दुनिया में था। शहर के लोग मुझे देखकर सोच रहे थे कि मैं हाँफ क्यों रहा हूं, किसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे दिया मिल नहीं पाई। अगली रात मैं उसी झोपड़ी में रहा। सुबह उठा, फिर से अपनी दुनिया में खो गया। मैं जानता था, जिसका यह घर है उसकी इजाजत के बिना मैं उसकी दुनिया में नहीं जा सकता, और मैं किसी और डायन को कभी ढूंढ ही नहीं पाया। मैं ढूंढता रहा। जादूगर हूं, दिन रात रिसर्च करता रहा। दिन में कॉलेज जाता और ढूंढता रहा, कभी तो आएगी वो, लेकिन कभी नहीं आई, और मैं उसकी दुनिया में कभी जा नहीं पाया। मैं हर रोज उस झोपड़ी के पास आता, इंतजार करता, कभी तो दिया आएगी। क्या उसे इस दुनिया में रोक लिया गया है? क्या उसे मार दिया गया है, या वहीं कहीं बंदी बना रखा है जो वो मुझसे मिलने तक नहीं आती? बहुत प्यार था उसका। उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। मैं उसे पसंद करता था, और शायद दुनिया के लोगों ने उसे मुझसे दूर कर दिया था। मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई, और वो 3 साल तक मैं इस छोटी पहाड़ी पर आता, उसका इंतजार करता। वो मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आई। कॉलेज खत्म हो चुकी थी। अब मुझे ढूंढना भी कम करना था। जो भी मेरी जिंदगी में था मैं उसे अपनाने लगा। फिर मैंने मुंबई में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हो गई। यह नौकरी बहुत अच्छी थी, तनख्वाह भी अच्छी थी, लेकिन अब मुझे अपना शहर, अपना गांव छोड़ना था। आखिरी बार मैं पहाड़ी पर बैठा था, इंतजार कर रहा था। दिया, काश एक बार आ जाओ,
मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ, शायद वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन पूरी रात दिया नहीं आई, ना मैं सो पाया। अगली सुबह मेरी फ्लाइट थी मुंबई की और मैं अपनी सीट पर बैठा, आंखें नम थीं, नीचे देखने की कोशिश कर रहा था। मेरी बगल वाली सीट पर कौन आकर बैठा? ये दिया थी। दिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैं हैरान था, दिन के वक्त वो कैसे आ सकती है? क्या ये दिया ही है या उसके चेहरे वाली कोई और लड़की? वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, आप यहाँ बैठ सकते हैं, मैं विंडो वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ। मैंने उसे अपनी सीट दे दी, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। उसका चेहरा दिया से भी मिलता था, लेकिन कुछ अलग सा भी था। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, आप बार बार मेरे चेहरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने मायूसी भरे शब्दों में कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। बार बार मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ चली जाती और मैं उसे दिया समझता रहता। मैंने उससे बात की, उसे बताया कि मैं मुंबई में किस कंपनी में काम करने वाला हूँ। उसने भी बताया कि उसे भी जॉब मिली है और वो भी उसी कंपनी में काम करने वाली है। मुस्कुराते हुए मैंने किस्मत के बारे में सोचा। शायद मुझे दिया नहीं मिल पाई, लेकिन यह लड़की उसकी हमशक्ल है जो मेरी आंखों के सामने रहेगी और मैं हमेशा दिया को याद करता रहूंगा। फ्लाइट से उतरते समय जाते वक्त उसने कहा, तुम पूरी फ्लाइट में मुझे घूरते रहे। सच बताओ, क्या मेरी शक्ल किसी से मिलती है जिसे तुम जानते थे? मैंने बिना कुछ कहे ना में सिर हिलाया और एक तरफ चल पड़ा। पीछे से उसने आवाज लगाई, क्या तुम मुझे पहाड़ की डायन तो नहीं समझ रहे? और मुस्कुराती हुई वह आगे बढ़ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, सच में ये दिया ही थी। दूर से मुस्कुराते हुए उसने कहा, कंपनी में मिलते हैं और बाकी की सच्चाई वहीं बताऊंगी। अब काम में भी बहुत ध्यान लगने वाला था और सच में वो वापस आ गई थी। मैं जानना चाहता था कैसे दिन की रोशनी में एक डायन हमारी दुनिया में अब भी बची हुई है, कैसे वो उस श्राप से मुक्त हो पाई, 3 साल बाद ही क्यों वापस आई। इन सवालों के जवाब मुझे धीरे धीरे काम के दौरान मिलते रहे और यकीन मानिए, मैं अपनी किस्मत को सबसे बुरा मानता था, लेकिन मेरी किस्मत शायद सबसे अच्छी थी। मैं अनाथ था और भविष्य में मेरी जिंदगी सबसे अच्छी बीतने वाली थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।